विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ये तो पूरे भारतवर्ष में चली है, काफ़ी स्टेट्स में चली है। हरियाणा उसमें कोई अकेला स्टेट नहीं है। हरियाणा में तो ये 30 नवंबर को शुरू हुई थी और रिपब्लिक डे तक चलेगी ये। हरियाणा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हैं और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी सेकंड टेन्योर की सरकार चला रही है कोएलिशन के अंदर। उसका सहयोगी पार्टनर जननायक जनता पार्टी है जो शायद कुछ साल पहले ही बना था इनेलो से टूट करके, और उसके बाद फिर उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और 10 उनके एमएलएज आए, उनके साथ मिल करके वो चुनाव जो है हुआ, मतलब उन्होंने चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा और बाद में कोएलिशन सरकार बनाई। तो हरियाणा के अंदर जो है इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी की है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बात बीजेपी की नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब 2 टेन्योर हो जाते हैं तो लोगों के बहुत ग्रजेस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसको काउंटर भी करना है और लोगों के काम तो होते हैं। एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाती है जब आप लगातार लंबे समय तक आप जब रूल करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि पता नहीं कितना बड़ा कुछ करेंगे। वैसे तो ये केंद्र की स्कीम है विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 और इसके अंदर लोगों से जुड़े हुए काम जैसे हाँ 2047 का नाम भी देख रहे हैं 2047, यानी कि अभी ये आपके बीच में जा रहे हैं, आपका मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आपसे जुड़े हुए जो भी काम है, चाहे आपके आयुष्मान कार्ड है, आपकी एलपीजी से रिलेटेड समस्या है या कोई भी जो काम है वो हम करेंगे और 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। तो 2047 में अभी 23 साल और हैं। इसका मतलब मोदी जी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और करीब 10 साल पूरे हो जाएंगे 2024 में और 23 साल उसमें और ऐड कर दीजिए, तो उन्होंने अपना एक लंबा जो है ना एक पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी को उतनी तैयारी करनी चाहिए और इस बारे में तो मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वो लोगों के बीच में घुसे रहते हैं। काम शायद उतना ना कर पाएँ, उनकी डिलीवरी इतनी ना हो, क्योंकि हरियाणा में इतने इतने सीरियस इश्यूज़ हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। पूरे देश में हरियाणा सबसे पहले नंबर पर है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। लोगों को, आप जैसे मेरे जैसे जो युवा हैं उनको नौकरी चाहिए क्योंकि घर तो उसी से चलता है, उसके बगैर तो बात नहीं बनती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लो आप, हर रोज़ कितना क्राइम होता है। रोहतक के कंपैरेटिवली शांत इलाका था लेकिन यहाँ मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटोर्शन। मतलब है कि जो ये लोकसभा चुनाव है इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो उसको काउंटर के लिए कुछ ना कुछ तो हर सरकार कोशिश, हर पार्टी कोशिश करती, जो भी सरकार में होती है, कि लोगों में जाएं, उनका गुस्सा शांत करें, उनको हम कुछ ये दिखाएं कि हमने आपके लिए कुछ किया है। तो इलेक्शन ईयर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। डाइवर्ट तो किया जा सकता है पर रोज़गार तो नहीं दिया जा सकता और ना ही मुझे नहीं लगता है कि रोज़गार की वो बात भी कर रहे हैं। अगर रोज़गार की हरियाणा सरकार अगर बात कर रही है तो वो इज़राइल के अंदर नौकरी देने की बात करी, वो यूएई के अंदर नौकरी देने की बात करी, वो दुबई के अंदर नौकरी देने की बात कर रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर नौकरी देने की बात नहीं कर रही है। आज सुबह ही मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ये बता रखा था कि हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर हरियाणा की जीके से रिलेटेड सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे। अब वो किसी ने उसका एक थोड़ा सा मजाक बना रखा था कि वो शायद इसलिए कि बाहर से जो बाहर की स्टेट के लोग हैं उनको हरियाणा की जीके इतनी नहीं आती है ताकि वो आसानी से यहाँ नौकरी पा सके। ये भी एक बड़ा सवाल आजकल मीडिया में उठाया जा रहा है। अब देखिए, सरकार तो बीजेपी जेजेपी दोनों चला रही हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अखबार पढ़ता हूँ या खुद कवरेज के लिए जाता हूँ या टीवी पे देखता हूँ या सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मुझे सिर्फ बीजेपी के लोकल नेता, उनके स्टेट लेवल के नेता, उनके राष्ट्रीय लेवल के नेता उसके अंदर दिखाई देते हैं। और लेकिन उनका सहयोगी पार्टनर जननायक जनता पार्टी, जिसके हेड दुष्यंत चौटाला हैं, जो आज की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, ना तो वो ना उनके छोटे पदाधिकारी या कोई मिनिस्टर
वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सरकार तो इकट्ठी है, और अगर उन्होंने काम किए हैं या काम करने हैं लोगों के, तो जिम्मेदारी तो दोनों पार्टीज़ की है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अभी दोबारा चुनाव होने हैं, अब वो इकट्ठा लड़ेंगे। लोगों के काफ़ी सवाल हैं, इकट्ठा लड़ेंगे या फिर अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, परम्यूटेशन कम्बिनेशंस हैं। क्योंकि जो 2019 का चुनाव हुआ था, जेजेपी ने जो है वो एंटी बीजेपी माहौल बना करके लड़ा था, और उसी का उनको वोट बैंक मिला था। और जो कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, वो जेजेपी को पसंद नहीं करते हैं, और जो कोर वोटर जेजेपी के हैं वो बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं करते, या बीजेपी पार्टी को पसंद नहीं करते। अब अगर बीजेपी इलेक्शन ईयर में उन्हीं के साथ जाएगी, सरकार तो चला रही है, उन्हीं के साथ जाएगी, तो कहीं लोगों को खुश करने की बजाय कहीं दोबारा से अपसेट ना कर दे। मुझे लगता है शायद ये एक कारण ना हो कि शायद जेजेपी के लीडर्स जानते हैं कि लोग आपसे पहले ही नाराज़ हैं, एंटी बीजेपी का माहौल बना करके आपने उन्हीं के साथ सरकार बना ली है। तो इस तरह की बातें, पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इलेक्शन ईयर में तो ये करते हैं, ये इन्होंने 2019 में भी किया था, 2014 में भी किया था। फेसबुक बहुत बड़ा मीडियम बना था, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बना था। मोदी जी 15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। उनको नेशनल लेवल की जो ब्रांडिंग हुई उनकी, कि ये एक ऐसे नेता हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। अगर उस समय के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो डिग्रेड किया, वो अब उनको देखो ना, उनके नाम की ऑक्सफोर्ड के अंदर चेयर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट आज भी दुनिया में कोई नहीं है, उनको बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सलाम करते हैं। उनको जो धराशायी किया, और मोदी जी की ब्रांडिंग जो की, वो सोशल मीडिया ने की थी। यानी कि ये एक ऐसा हथियार है जो मोदी जी ने या मोदी जी की पार्टी ने यूज़ किया और सबको इन्फ्लुएंस कर दिया। 2019 में भी अब उनको पता है कि जो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हरदम काम करता है, तो वो ब्रह्मास्त्र तो वो हर बार जो है छोड़ेंगे, 2019 में भी और 2024 में भी। अब जो युवा हैं, अब युवा हैं, शक्ति है, और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन रोज़गार तो है नहीं, तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिए हैं। अब मोबाइल पर वो कुछ तो सर्च करेंगे। अब वो मोदी जी को दोबारा महामानव, महापुरुष के रूप में दिखाएंगे, तभी तो अगली बार उनको युवा वोट देगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो हर पार्टी करती है। कांग्रेस राहुल गांधी को दिखा रही है कि ये अब जो है ना बिल्कुल बदल गया है, उनकी जो इमेज पप्पू वाली इमेज थी, उससे अब दिखा रहे हैं कि ही इज़ ए चेंज्ड पर्सन नाउ, ही कैन डिलीवर, ही इज़ ए पीएम मटीरियल। तो ये तो हर पार्टी करती है, तो बीजेपी इज़ ऑल्सो डूइंग, एंड सिमिलरली कांग्रेस इज़ ऑल्सो डूइंग। पार्टी, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक स्टेट में है, देखो वो भी काफ़ी सोशल मीडिया टूल्स का प्रयोग करते हैं। और केजरीवाल की ब्रांडिंग देख लो आप, इवन कि कई बार ऐसा होता है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ से फंड होता है। तो ये तो हर कोई नई पार्टी करती है। अब देखिए ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी जो भागीदारी रही। अब ये बीजेपी उसके बाद की पार्टी है, लेकिन उससे भी नई पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो ये तो सब करते हैं। और अब अगर जब तक ये नहीं करेंगे, तब तक आप ये बताएं ना कि जहन में कैसे बैठेंगे। और सबसे बड़ा जो टूल है आज के टाइम में, जो सबसे फास्टेस्ट मीडियम है, वो सोशल मीडिया है। आप ये देखिए, आज से कुछ साल पहले तक जो अहमियत मेन स्ट्रीम मीडिया की, न्यूज़पेपर्स की, टीवी चैनल्स की होती थी, वो आज नहीं है, वो आज सोशल मीडिया की है। तो पावर ऑफ सोशल मीडिया, उनको पता है कि ये डालेंगे और अब ब्रांडिंग तो करेंगे ही। अब ये एक तरह से प्रोडक्ट हो गया। डेमोक्रेसी में होना ये चाहिए कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, जो सीरियस मुद्दे हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए। उसके बेस पे उनका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, उसके बेस पे उनको वोट मांगना चाहिए, और लोगों के सामने सभी पार्टियों का रिपोर्ट कार्ड हो, और उस हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब ये मोदी जी का ज़माना है, केजरीवाल का ज़माना है। अब उनको पता है कि सीधा सीधा तो बात बनेगी नहीं, और या फिर बनेगी तो शायद उतने बड़े मार्जिन से नहीं बनेगी, या हमें अपनी जीत को शॉर्ट करना है, तो हमें हर
टूल अपनाना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया जस्ट ए टूल, और उसमें बहुत सारा पैसा पंप इन कर रहे हैं ताकि वो रिजल्ट सामने आ सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और सर ये जो हुआ है ना, ये जब 2016 में हरियाणा में पहली बार आंदोलन हुआ, जिसको जाट आंदोलन के नाम से जानते हैं, उस समय भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जो खास करके रोहतक, सोनीपत, जींद, कैथल, और ये जो जाट डोमिनेटेड आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक माहौल बना था कि हम बीजेपी को अंदर नहीं आने देंगे, बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर देंगे। उस समय ऐसा लग रहा था शायद कभी बीजेपी के नेता गांव में ना घुस पाए, लेकिन हमारी जो पब्लिक की मेमोरी है बहुत शॉर्ट मेमोरी है। फिर किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन में 2020 में 13 महीने चला। उस समय दोबारा से ये माहौल बना कि अब बीजेपी के नेताओं को साथ में जेजेपी, क्योंकि उस समय जेजेपी सरकार बना चुकी थी बीजेपी के साथ, तो उनका शायद कभी एंट्री नहीं होगी। और एक बार तो ऐसा है कि सीएम का हेलीकॉप्टर भी उतरने नहीं दिया था करनाल के अंदर। करनाल तो उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से वो एमएलए हैं। दुष्यंत चौटाला को उनके विधानसभा चुनाव उचाना के अंदर एंटर नहीं करने दिया। तो ये जो देखिए, हर चीज़ का मोदी जी के पास या बीजेपी के पास हर चीज़ का काट है। अब गांव के अंदर तो जाना ही है, वोट तो मांगना ही है और वोट लेने भी हैं। तो ये एक बिल्कुल सही कहा आपने, ये लोगों के बीच में घुसने का एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक वहीकल है कि हम लोगों के बीच में जाएं। और लोग, क्योंकि उनको पता है कि लोग अब भूल गए होंगे, या उन ऐसे याद रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और वैसे भी हरियाणा में तो एक कहावत है कि आप इनको ना समझा नहीं सकते, इनको बहका सकते हो। तो बहकाने के लिए एक पूरा जो है ना एक सिस्टम बनाया है, लोगों के बीच जाएंगे, कुछ काम भी करेंगे। और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 है, मैं अभी एक सरकारी हॉस्पिटल में गया था, तो मैंने पूछा कि डॉक्टर्स वगैरह कहाँ हैं। बोले जी वो कैंप लगा हुआ ना यात्रा वाला, उसके अंदर है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर यहाँ जो पब्लिक आ रही है, बोले जी अब तो यही चलेगा, जब तक यात्रा चलेगी तब तक तो वहीं होंगे। मैंने कहा चलो कहीं कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा कर रहे हैं। बोले कि नहीं जी, डॉक्टर्स तो गए हैं लेकिन दवाइयाँ ही नहीं है, बिना दवाइयों के डॉक्टर बैठे हैं। अब पब्लिक वहाँ आती है और देखती है, और जब दवाइयों की बात होती है तो कहती है दवाई तो आपको अपने आप खरीदनी पड़ेगी। तो अब ये कैसा मतलब डिलीवर कर रहे हैं। तो लोग खुश होने के बजाय नाराज़ भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा का थोड़ा मैनेजमेंट और सहूलियत जो है, सारा अगर प्रॉपर और प्लानिंग हो सके। और उसमें बड़े अफसर तो जाते ही नहीं। अब जैसे डेप्टी कमिश्नर है, अब जैसे एसडीएम है, एडीसी है, मेन तो यही है ना डिस्ट्रिक्ट अफसर, तो ये तो जाने चाहिए। अब ये होते नहीं। अब छोटे अधिकारियों के पास लिमिटेड पावर होती है, तो वो शायद उतना डिलीवर ना कर पाएँ। तो अगर बड़े अधिकारी भी हों तो शायद और जो सिस्टम है अच्छा हो सके और यात्रा भी सफल हो जाएगी शायद।